हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 3.54 जिसमें वो कह रहा है कि नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करें वी नॉट को मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, ठीक है जी। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है बाइनरी नोड, उसको हमने कंसीडर नहीं करना, वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देगा। हमने कंसीडर करना है हायर नोड और सरफेस नोड को। हायर नोड एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है और सरफेस नोड एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें मेरे पास एक ये नोड बन रहा है हायर नोड, जहाँ पे एक रेजिस्टर, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स की वायर आके अटैच हो रही है। तो ये यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड था जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच थी। देखो एक ये वाली वायर, ये हायर तो नहीं सरफेस नोड हो जाएगा। देखें मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये इतना सरफेस नोड है, मैंने सरफेस नोड की बाउंड्री ड्रा कर दी है। यहाँ पे असल में चार चीज़ों की वायर अटैच है। देखो बच्चों, दो ये वाली वायर्स और दो ये वाली वायर्स और इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है। डैट्स वाई ये एक ही नोड है यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी असल में यहाँ पे ये दो ऐसे नोड आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा एक ही सरफेस नोड है, ठीक है जी। तो उसके ऊपर उसने वी नॉट वोल्टेज पहले ही मेंशन कर रखे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास वी नॉट वोल्टेज आ गए। ये आपके मतलब के बुक वाले ने जो क्वेश्चन दिया उसमें पहले ही मेंशन है। अब ये भी आपका काम हो गया। उसके बाद बच्चों एक और नोड बन रहा है नीचे वाली सतह पे। देखें एक पूरा सरफेस नोड जहाँ पे पांच वायर्स अटैच हो रही हैं चीज़ों की, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस रेजिस्टर की, एक इस रेजिस्टर की और एक इस करंट सोर्स की। तो ये जो नीचे पूरी सतह है ये एक पूरा सरफेस नोड है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम लगाते हैं नोडल एनालिसिस की टेक्निक तो किसी एक नोड को ग्राउंड ज़रूर करना होता है। तो मैं हमेशा आपको पता है नीचे वाले नोड को ग्राउंड कर रहा होता हूँ। तो ये जो सरफेस नोड बना है नीचे हमारा, इसको हम कर देंगे ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब देखें क्वेश्चन तो हमने तकरीबन एक्सप्लेन कर दिया आपको। सबसे पहले नंबर पे इस सर्किट के अंदर जो बच्चों डिपेंडेंट सोर्सेज मौजूद है ना, जो डायमंड शेप में सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। करंट सोर्स भी डिपेंडेंट हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। आपने उनकी पहले इक्वेशंस बनानी है। देखें सबसे पहले यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक डिपेंडेंट सोर्स करंट का जो IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब देखें IX कहाँ पे फ्लो कर रही है। देखें IX इस वायर में फ्लो कर रही है। तो पहले आपको IX की इक्वेशन बनानी है। तो देखो बच्चों IX की मैं इक्वेशन बनाने लगा हूँ। IX की क्या इक्वेशन बनेगी, ये लिविंग करंट फार्मूले से लिखी जाएगी। देखो ये जो करंट है ये इस नोड में से लीव करके आ रही है। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। आगे जाके ये एंटर कर रही है ग्राउंड में, तो V नॉट माइनस 0 आ गया और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। तो ये आपके पास इसका फार्मूला आ गया V नॉट ओवर 1 के। उसके बाद बच्चों दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो दूसरा यहाँ पे सर्किट है, ये देखें डिपेंडेंट सोर्स वो है वी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स, यानी ये वी एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और वी एक्स यहाँ पे मेंशन है इस रेजिस्टर के क्रॉस। तो लिहाजा यहाँ पे देखें ये जो वी एक्स के क्रॉस ये जो रेजिस्टर है बच्चों, ये रेजिस्टर दो नोड्स के सेंटर में लगा हुआ है, एक V1 और ये एक ग्राउंड के, क्योंकि ये ग्राउंड यहाँ पे भी मौजूद है, ग्राउंड नोड। तो लिहाजा जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको पता है हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं। वी एक्स हमारे पास बराबर आ जाएंगे, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो वी एक्स की देखें वैल्यू आ गई V1 के बराबर। अब हमने वी नॉट असल में मालूम करना है। मेन चीज़ तो वी नॉट है, वो हमारा नोड ही है, तो हमारा काम तो वैसे ही बन गया हुआ है, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की और ज़रूरत नहीं है। अब देखें ज़रा दो नोड्स के सेंटर में, जो हमारे बच्चे दो नोड्स हैं उनके सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स वाली वायर है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो यानी सुपर नोड का कंसेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पे हमारी सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी, क्योंकि हम इस वायर की करंट तो लिख नहीं सकते, तो लिहाजा सुपर नोड का कंसेप्ट होगा। तो ये सुपर नोड लग गया। सुपर नोड की इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, और इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि 12 है। और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 आप कैसे हासिल करोगे, इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उन सब के ऊपर KCL लगा के। तो चलो आओ KCL लगाते हैं। अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो बच्चों KCL क्या कहता है, KCL कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो देखो ये इज इक्वल टू सेंटर में होता है। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। अब देखो ये सुपर नोड की बाउंड्री है जिसमें V1 और V0 की वायर्स मौजूद हैं, ठीक है जी, शामिल हैं।
तो ये जो सेंटर वाली वायर है ना, इसका निचोड़ तो हमने लिख लिया, बाकी की जो वायर्स रह गई हैं उसका निचोड़ अब हमने यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो देखो बच्चों, मुझे हर वायर की करंट लिखनी है। जिस वायर की करंट का नहीं पता यानी रजिस्टर लगा हुआ है उसके अंदर, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे लगता है। देखो पहले इस वायर की बात करूँ तो ये एक लिविंग करंट है, इस नोड में से लीव कर रही है, बाहर जा रही है, तो ये इस साइड पे लिखी जाएगी, लिविंग करंट वाली साइड पे। फिर बारी आती है इस वायर की। अब इस वायर की मुझे करंट का नहीं पता, ये देखें रजिस्टर वाली वायर है, जैसे मैं आपको कह रहा था। तो यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा, तो जिस नोड में से हम करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो V1 माइनस हो गया, आगे ये करंट जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में, तो ये आ गया V1 माइनस जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में। तो ये बच्चे होता है नोड टू नोड करंट का मूवमेंट लिविंग करंट फार्मूले में, और ये ऐसे लगता है। ठीक है जी। अब बारी आती है इस साइड वाली वायर्स की। तो पहले नंबर पर ये वाली वायर है, तो मुझे इस वायर की भी करंट का नहीं पता, वो एक अननोन करंट IX। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, V0 में से करंट को लीव करवा दूंगा, उसी वक्त लिख दूंगा V0 माइनस, क्योंकि इसमें से करंट को लीव करवाया। V0 माइनस जाके जीरो में एंटर हुई, तो V0 माइनस जीरो ओवर 1K, इतनी रेजिस्टेंस इसके रास्ते में आई है। उसके बाद बारी आती है बच्चों, देखो V0 बच्चों सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, इसकी यहाँ तक हद नहीं है, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो यानी सुपर नोड की बाउंड्री में ये वाली साइड्स भी शामिल हैं। ठीक है, ये दो वायर्स भी शामिल हैं। तो देखो इसका मतलब ये सुपर नोड की बाउंड्री यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो सुपर नोड की बाउंड्री में देखो ये वाली वायर भी शामिल है। तो ये देखो ये एक एंटरिंग करंट है जो सुपर नोड के अंदर एंटर कर रही है। ठीक है जी। तो एंटरिंग करंट को मैंने बताया था आपको राइट हैंड साइड पे लिखना हमने। उसके बाद ये लास्ट वायर बची है जिसकी हमने करंट लिखनी है, फिर हमारा काम डन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मुझे इसकी करंट का नहीं पता, तो मैं एक लिविंग करंट फार्मूला लगाने लगा। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त लिख दूंगा V0 माइनस, क्योंकि V0 के नोड में से करंट लीव कर रही है। V0 माइनस जाके करंट देखो एंटर हुई इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, तो ये लिखे जाएंगे प्लस में, प्लस 2Vx, बट बाहर माइनस था वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। अभी करंट का नोड टू नोड मूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि करंट अभी सोर्स में मूव हुई है। तो इस सोर्स में से भी करंट लीव करेगी, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करके फिर रुकना है। तो यहाँ से भी जब करंट लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, और यहाँ से लीव करके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाएगी, तो जीरो आ गया आगे, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि 1K ही है इसकी भी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। देखो बच्चों, पहले नंबर पे मैं IX की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। उससे भी पहले एक और काम, इसका एलसीएम देखिए 1K बन रहा है, तो पूरी इक्वेशन को हम 1K से ज़रब दे देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 1K, ताकि इसका बटा कैंसिल हो जाए। यहाँ पे देखें 1K ज़रब हुआ तो ये आ गया 4K IX की मैं इक्वेशन पुट करने लगा हूँ, जो कि आपके सामने है V0 ओवर 1K। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1K ज़रब हुआ तो ये कैंसिल हो गया और सिंपल V1 आ गया। यहाँ पे 1K ज़रब हुआ पूरा कट गया, V0 आ गया। यहाँ पे 1K ज़रब हुआ पूरा कट गया, ऊपर वाली वैल्यूज़ आ गई V0 माइनस 2 इंटू VX की देखें क्या वैल्यू है V1, तो उसकी जगह V1 पुट हो जाएगा। इज इक्वल टू 2 मिली के साथ जब 1K ज़रब खाएगा तो क्या रह जाएगा, सिंपल 2 रह जाएगा, किलो मिली कैंसिल हो जाएंगे। किलो किलो से गया बच्चों। ठीक है, 4V0। अब पहले V1 वाले इकट्ठे कर लो, ये देखो V1 में से माइनस 2V1 यानी रह गया माइनस V1। फिर V0 वाले 4V0, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 V0 आ रहा है, इज इक्वल टू में 2 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है जी, मैट्रिक्स फॉर्म में देखें इन दोनों इक्वेशंस को मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले इनके कांस्टेंट साथ वाले लिखेंगे, जो कि इसका 1 है, दूसरी का -1 है। फिर इसमें देखूँ तो -1 है, फिर इसका 6 है। दोनों इक्वेशंस में मैंने लिखे हैं। और फिर इनके वेरिएबल्स कॉलम वाइज V1 V0, फिर इज इक्वल टू में इनके इज इक्वल टू वाले नंबर, पहली का 12 है, दूसरी का 2 है। तो बच्चों ये कैसे लिखते हैं और कैसे कैलकुलेटर पर इनको सॉल्व किया जाता है, ये आपने समझ लेना है। हमारी एग्जाम्पल नंबर 3.1 की वीडियो में मैंने वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे इसको कैलकुलेटर पे इंसर्ट किया जाता है और इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको ये बस सॉल्व करके दिखाऊंगा, अपने कैलकुलेटर पे जो आंसर आएगा वो बताऊंगा, क्योंकि ऐसे टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आपको सारा तरीका यहाँ पे बताने लग पड़ा। तो लें जी, इस तरह से आपको कैलकुलेटर वैल्यूज़ दे देगा। ये 14.8 हमारे पास V1 की वैल्यू और V0 की वैल्यू है जी हमारे पास ये दूसरी 2.8। ठीक है जी, V1 इज़ इक्वल टू 14.8 वोल्ट एंड V0 इज़ इक्वल टू 2.8 वोल्ट। और मैंने आपको बता दिया ये तरीका आपने कहाँ से सीखना है। अदरवाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं पता, या व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा।